हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी टू इजियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स में सैलरी हेड के अंतर्गत परक्विजिस्ट। तो बने रहिए एक वीडियो में। कार की सुविधा, फैसिलिटीज ऑफ मोटर कार। मतलब कर्मचारी को नियोक्ता कार की सुविधा प्रदान करता है। अब कार कार्यालय के प्रयोग में भी आ सकती है और उसके निजी प्रयोग में भी आ सकती है या दोनों प्रयोग में आ सकती है। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इसके कर योग्य मूल्य की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि नियोक्ता ने कर्मचारी को एक छोटी कार दे रखी है। अब कैसे जज करेंगे, कैसे पहचानेंगे ये छोटी कार है? अगर प्रश्न में 1.6 लीटर की कार या फिर 1600 सीसी की कार कही है या इससे कम की कही है तो छोटी कार मानी जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कार का मालिक कौन है। यदि कंपनी कार की मालिक है तो इस प्रकार की जो सुविधा होगी वो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी। तो इस प्रकार की सुविधा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी। अब इसको चलाने के रखरखाव के खर्चे कौन वहन करता है? यदि नियोक्ता वहन करता है, एक्सपेंस पेड बाई एम्प्लॉयर, तो इस केस में हम देखेंगे कि कार किस प्रकार यूज हो रही है। यदि केवल ऑफिस के यूज में हो रही है और एम्प्लॉयर उसके खर्चे पेड कर रहा है तो यह सुविधा एग्जेम्प्ट होगी। और यदि कार मिक्स यूज आ रही है, यानी ऑफिस में भी और उसके निजी पर्सनल यूज में भी आ रही है, तो यह लिमिट 1800 रुपये पर मंथ रहेगी। इस सुविधा का मूल्यांकन 1800 रुपये पर मंथ होगा। यदि कार केवल पर्सनल यूज में प्रयोग हो रही है, पर्सनल यूज आ रही है, तो इस सुविधा का मूल्य एक्चुअल एक्सपेंस यानी इस कार पर जितने भी खर्चे होंगे वो प्लस 10% डैप, इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। ओके। और यदि कार बड़ी है, बड़ी कार मतलब 1.6 लीटर से अधिक या फिर 1600 सीसी से अधिक, तो उस केस में अगर कार ऑफिस के यूज में आ रही है तो ये एग्जेम्प्ट होगी और मिक्स यूज में आ रही है तो यह 2400 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगी। और यह केवल पर्सनल यूज में आ रही है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% डैप, एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% डैप इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, यदि इसके अलावा इन गाड़ियों के खर्चे एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉय पे कर रहा है यानी कर्मचारी पे कर रहा है और गाड़ी ऑफिस यूज में आ रही है तो एग्जेम्प्ट रहेगी दोनों ही छोटी बड़ी गाड़ियों के केस में। और यदि मिक्स यूज हो रही है यानी गाड़ी का प्रयोग मिक्स यूज ऑफिस के और पर्सनल दोनों में यूज हो रही है तो यह लिमिट छोटी कार के लिए 600 रुपये पर मंथ होगी और बड़ी कार के लिए 900 रुपये पर मंथ होगी। और यदि पर्सनल यूज में यह गाड़ी आ रही है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% डैप जैसा कि पहले था, और बड़ी गाड़ी पर्सनल यूज में आ रही है तो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस प्लस 10% डैप। एक्चुअल एक्सपेंसेस मतलब इस गाड़ी के मेंटेनेंस, पेट्रोल, रख रखाव के जितने भी खर्चे होंगे वास्तविक, वो सब एक्चुअल एक्सपेंसेस माने जाएंगे और उनमें 10% डैप जोड़ दी जाएगी। वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। अगर इन गाड़ियों के साथ साथ एक ड्राइवर की सुविधा भी मिली हुई है तो इस सुविधा के मूल्यांकन में 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से ड्राइवर की सैलरी और जोड़ दी जाएगी, वही कार का मूल्यांकन होगा।
अब छोटी कार का मालिक कर्मचारी हो, यदि कार का मालिक कर्मचारी हो और छोटी कार हो तो यह सुविधा सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी। अगर खर्चे एम्प्लॉयर पे कर रहा है और गाड़ी ऑफिस यूज में आ रही है तो एग्जेम्प्ट होगी, और यदि मिक्स यूज में आ रही है तो 1800 रुपये पर मंथ इसका मूल्यांकन होगा। और यदि गाड़ी निजी प्रयोग में आ रही है और एम्प्लॉयर खर्चे पे कर रहा है, मालिक खर्चे पे चुका रहा है, तो इस सुविधा का मूल्यांकन जो वास्तविक खर्चे होंगे इसके रखरखाव पर वो होगा। इसके अलावा यदि बड़ी गाड़ी है और ऑफिस यूज में आ रही है तो सुविधा का मूल्यांकन एग्जेम्प्ट होगा, और यदि मिक्स यूज हो रहा है इस गाड़ी का तो 2400 रुपये पर मंथ इस सुविधा का मूल्यांकन होगा, और पर्सनल यूज में यह गाड़ी प्रयोग हो रही है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस ही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। इसके अलावा यदि खर्चे एम्प्लॉय चुका रहा है और एम्प्लॉय की कार है तो इसको कोई भी परक्विजिट नहीं माना जाएगा, इसकी कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। और यदि इसके साथ ड्राइवर की सुविधा भी मिली हुई है और ड्राइवर के वेतन को कर्मचारी नहीं नियोक्ता चुका रहा है तो 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से कार के मूल्यांकन में जोड़ दी जाएगी। यहाँ यह बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, यदि कर्मचारी को नियोक्ता की तरफ से एक से अधिक कार मिली हुई है, यदि कर्मचारी को नियोक्ता की तरफ से 2 या 2 से अधिक गाड़ियाँ मिली हुई हैं तो बड़ी गाड़ी को मिक्स यूज में मानते हैं और अन्य गाड़ियों को पर्सनल यूज की मानते हुए उनका मूल्यांकन करते हैं। तो स्टूडेंट, अगली जो परक्विजिट आती है उसका नाम है फैसिलिटीज़ ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। इसका मतलब होटल में निवास की सुविधा। जब नियोक्ता अपने कर्मचारी को किसी होटल में ठहरने या किसी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा देता है तो वह फैसिलिटीज़ ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल के नाम से जानी जाती है। तो आइए देखते हैं इस सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। अगर यह सुविधा 15 दिन के लिए दी गई है या 15 दिन या 15 दिन से कम के लिए है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और यदि 15 दिन से ज़्यादा है, यदि यह सुविधा 15 दिन से ज़्यादा है, अर्थात यदि कर्मचारी किसी होटल में 15 दिन से ज़्यादा ठहरा है तो निम्न में से जो कम होगा वह टैक्सेबल होगा। पहला है 24% ऑफ सैलरी का 24%, और दूसरा पॉइंट है रियल अमाउंट स्पेंट ऑन होटल बाय एम्प्लॉयर। ये मतलब एम्प्लॉयर यानी कंपनी के द्वारा, मालिक के द्वारा होटल पर कितना वास्तविक खर्चा किया गया है, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी वह टैक्सेबल होगी। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ सैलरी शब्द का क्या मतलब है। सैलरी शब्द का मतलब है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंसेस सेवा शर्तों के अंतर्गत होना चाहिए। कमीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस और एनी कैश रिसीव्ड, इन पांचों का टोटल करने के बाद जो सैलरी आएगी उसी का हम 24% यहाँ निकालेंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली परक्विजिट की तरफ। ट्रांसफ़र ऑफ एनी मूवेबल असेट्स। जब कंपनी अपने कर्मचारी को किसी मूवेबल असेट्स का ट्रांसफ़र करता है, किसी मूवेबल असेट्स को बेचता है, उस केस में इस सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है। यदि वह मूवेबल असेट्स कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर 50% के हिसाब से हिरास काटते हुए उसका मूल्यांकन करेंगे, और यह हिरास
रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से काटी जाएगी, यानी घटते हुए शेष पर, घटते हुए बैलेंस पर 50% काटी जाएगी। उसके बाद यदि किसी मोटर कार का हस्तांतरण किया है, मोटर कार को बेचा है, तो 20% के हिसाब से ह्रास काटेंगे घटती हुई शेष पद्धति पर, घटती हुई शेष पद्धति के हिसाब से। इसे क्रमागत ह्रास पद्धति भी बोलते हैं, WDV को क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई अन्य संपत्ति कंप्यूटर और मोटर कार को छोड़कर हस्तांतरित की है तो उस पर 10% के हिसाब से ह्रास लगाई जाएगी, लेकिन यह ओरिजिनल वैल्यू पर ह्रास लगाई जाएगी, फिक्स मेथड के हिसाब से ह्रास लगाई जाएगी। आइए जानते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए नियोक्ता ने एक कार 1 जुलाई 2013 को 4 लाख रुपए में खरीदी। इस कार को 30 जून 2015 तक प्रयोग किया और इसे कर्मचारी को 2 लाख रुपए में बेच दिया। तो कर्मचारी के लिए इस सुविधा का मूल्यांकन क्या होगा? तो कॉस्ट थी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में ये कार खरीदी। तो पहली साल डेप कटी 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 तक 20% के हिसाब से, क्योंकि मोटर कार पर 20% है, 20% के हिसाब से 80,000 ह्रास कटने के बाद जो बैलेंस आया वो 3,20,000। लेकिन अभी हस्तांतरित नहीं की है, ये की है 2015, यानी 1 साल और प्रयोग करने के बाद, इसलिए 1 साल की डेप और लगेगी इस पर। तो 1 साल की डेप 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक 64,000, 20% के हिसाब से 3,20,000 का 20% 64,000 हुआ। इसको कटने के बाद जो वैल्यू आई वो है 2,56,000। 2,56,000 जिस समय संपत्ति का हस्तांतरण किया है उस समय संपत्ति की वैल्यू 2,56,000 है, और कर्मचारी ने इस सुविधा के बदले पेमेंट किया है 2 लाख का। तो कर्मचारी को जो फ़ायदा हुआ है वो 56,000 का हुआ है। ये 56,000 ही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, 56,000 ही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। यदि कार के अलावा ये कोई अन्य संपत्ति होती तो इस पर 10% के हिसाब से ह्रास लगाया जाता, और जो एक बार ह्रास बनता वही हर साल लगाया जाता। इसकी तरह अलग अलग हर बार नए शेष पर बैलेंस नहीं लगाया जाता, एक बार निकाल लिया जाता, उसी के हिसाब से डेप हर साल चार्ज होती। बढ़ते हैं अपनी अगली परक्विजिस्ट पर, और वह है फैसिलिटी ऑफ फूड एंड ब्रेकफास्ट। जब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को भोजन या नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराता है तो उसका मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है। अगर कार्यालय के समय नियोक्ता अपने कर्मचारियों को नाश्ते की सुविधा देता है तो यह पूर्णतया कर मुक्त है, पूर्णतया टैक्स फ्री है। यह सुविधा पूर्णतया टैक्स फ्री है। और यदि कार्यालय के समय भोजन की सुविधा प्रदान करता है तो 50 रुपये प्रति भोजन के हिसाब से यह सुविधा कर मुक्त होगी और बाकी पर टैक्स लगेगा, शेष टैक्सेबल होगी। यदि यह सुविधा, भोजन की सुविधा कार्यालय के समय दूरस्थ स्थान पर, कहीं दूर, कार्यालय से कहीं दूर या समुद्र पार स्थानों पर कराई गई है तो यह सुविधा टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा अन्य कोई स्थिति होती है तो यह सुविधा पूर्णतः टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी। अब बात करते हैं अपनी अगली परक्विजिस्ट, अगले अनुलाभ, फैसिलिटीज़ ऑफ लोन ऑन कंसेशनल रेट और विदाउट रेट। जब कोई कंपनी, जब कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को ऐसा लोन प्रदान करता है, ऐसा ऋण प्रदान करता है जो बाज़ार की रेटों से कम रेट पर हो या फिर बिना ब्याज के ऋण प्रदान करता है, तो इस सुविधा का मूल्यांकन क्या होगा, आइए देखते हैं। बाजार में यानी आरबीआई ने इस प्रकार के ऋण की जो रेट निर्धारित कर रखी है उसके हिसाब से जो ब्याज बन रही है उसमें से कर्मचारी जितनी ब्याज चुका रहा है वो घटाने के बाद जो अंतर होगा वह इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। आरबीआई की रेट के हिसाब से, आरबीआई की इंटरेस्ट ऑफ रेट के हिसाब से जो ब्याज बन रही है
और एम्प्लॉई जो ब्याज पे कर रहा है उन दोनों का जो अंतर होगा वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। अब मान लीजिए कर्मचारी कोई भी ब्याज नहीं चुका रहा है, तो आरबीआई ने जो रेट निर्धारित कर रखी है उससे जो ब्याज आएगी वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगी। अब निम्न शर्तें लागू होने पर यह ब्याज कर मुक्त होगी, अर्थात इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका कुछ भी मूल्यांकन नहीं होगा। पहला केस है यदि यह ऋण 20,000 से अधिक नहीं है। यदि यह ऋण 20,000 से अधिक नहीं है तो इस सुविधा का मूल्यांकन कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा, यदि यह ऋण ऐसी बीमारियों के लिए लिया गया है जो 3A में वर्णित हैं, जो इस प्रकार हैं कैंसर, एड्स, क्षय रोग आदि, तो भी इस सुविधा का मूल्यांकन कुछ भी नहीं होगा। और यह बीमारी परिवार के किसी सदस्य को होनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं। अब बात करते हैं अपनी अगली परक्विजिस्ट, अगले अनुलाभ के बारे में। हमारा अगला अनुलाभ है यूज ऑफ एनी मूवेबल असेट्स। यदि कंपनी अपने कर्मचारी को कोई ऐसी संपत्ति प्रयोग करने के लिए देती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि, तो इस प्रकार की संपत्तियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, आइए देखते हैं। यूज ऑफ एनी मूवेबल असेट्स, किसी चल संपत्ति का प्रयोग यदि कर्मचारी करता है तो उस सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार होगा। अगर चल संपत्ति कंप्यूटर या लैपटॉप है तो इस सुविधा का मूल्यांकन एग्जेम्प्ट होगा, इस सुविधा का कोई मूल्यांकन यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। अदर देन यानी अदर असेट्स अदर देन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, अगर अन्य कोई संपत्ति है कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर, उस केस में 10% ऑफ सच असेट्स, यदि ऐसी संपत्ति का मालिक कंपनी है, ऐसी संपत्ति का मालिक नियोक्ता है, तो ऐसी संपत्ति का 10% इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। यदि किराए पर लेकर के दे रखी है, यदि नियोक्ता ने यह संपत्ति किराए पर लेकर के दी है तो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया ही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा। अब बात करते हैं अपनी अगली परक्विजिस्ट, अदर फैसिलिटीज़, जिनमें शामिल होती हैं गिफ्ट या टोकन। यदि कर्मचारियों को नियोक्ता की ओर से कोई गिफ्ट प्राप्त होता है तो यह गिफ्ट या टोकन 5,000 रुपये तक टैक्स फ्री है, लेकिन उससे अधिक है तो टैक्सेबल होगा। यदि यह उपहार नकद या चेक द्वारा दिया गया है तो टैक्स फ्री नहीं होगा, यह टैक्सेबल होगा। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की सुविधा नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को दी है, तो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से नियोक्ता जितनी भी अमाउंट पे करता है वह सब पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। इसके बाद यदि नियोक्ता कर्मचारी की किसी दायित्व का भुगतान करता है तो जितना भुगतान किया है वह पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊँगा। धन्यवाद।